भारत के आधारभूत भूआकृतिक क्षेत्र कौन से हैं? भारतीय इतिहास पर भूगोल का किस प्रकार प्रभाव पड़ा है? भारत का भूगोल विविध है, जो इतिहास, संस्कृति और अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता रहा है। प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र है हिमालय पर्वत श्रृंखला। यह भारत की प्राकृतिक रक्षा दीवार के रूप में कार्य करती है। प्रमुख नदियों गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल। भारत और तिब्बत, चीन, मध्य एशिया के बीच व्यापार एवं सांस्कृतिक मार्ग। उत्तर भारतीय मैदान, इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। कृषि की दृष्टि से सबसे उपजाऊ क्षेत्र। प्राचीन सभ्यताओं और साम्राज्यों का केंद्र, मौर्य, गुप्त, दिल्ली सल्तनत। नदियों के कारण शहरों और व्यापार मार्गों का विकास। दक्कन का पठार। खनिज संपदा और नदियाँ, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा। दक्षिण भारत के प्रमुख राज्यों सातवाहन, चोल, चालुक्य, विजयनगर का केंद्र। तटीय मैदान और समुद्री व्यापार। पूर्व और पश्चिमी तटों से समुद्री व्यापार का विकास। बंदरगाहों जैसे लोथल, कावेरीपट्टिनम, कालीकट का समृद्ध व्यापार केंद्र के रूप में उभरना। थार मरुस्थल। सीमित कृषि उत्पादन, लेकिन व्यापार मार्गों के कारण महत्वपूर्ण। जैसलमेर, बीकानेर व्यापारिक केंद्र बने। द्वीप समूह, अंडमान, लक्षद्वीप। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण, समुद्री संपर्क और व्यापार में सहायक। भारतीय इतिहास पर भूगोल का प्रभाव। प्राचीन सभ्यताओं का विकास। सिंधु घाटी सभ्यता नदियों के किनारे विकसित हुई, जिससे खेती, व्यापार और नगर निर्माण संभव हुआ। साम्राज्यों का विकास और विस्तार। गंगा के मैदान में उपजाऊ भूमि के कारण मौर्य, गुप्त और मुगल साम्राज्य फले फूले। चोल और चेर राजवंश ने समुद्री व्यापार और नौसेना को बढ़ावा दिया। व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान। सिल्क रूट और समुद्री व्यापार मार्गों के कारण भारतीय संस्कृति ग्रीस, रोम, चीन और दक्षिण पूर्व एशिया तक फैली। बौद्ध धर्म श्रीलंका, तिब्बत, चीन और जापान तक पहुंचा। रक्षा और आक्रमण। हिमालय ने उत्तर से आक्रमणों को रोका, लेकिन उत्तर पश्चिमी दर्रे, खैबर और बोलन से ग्रीक, शक, कुषाण, हून और मुगलों के आक्रमण हुए। कृषि और आर्थिक उन्नति। उत्तर भारत और दक्कन का पठार कृषि उत्पादन के केंद्र बने, जिससे समृद्ध सभ्यताओं का निर्माण हुआ। क्षेत्रीय विविधता और राजनीतिक विभाजन। विंध्य और सतपुड़ा पर्वत उत्तर और दक्षिण भारत के बीच भौगोलिक विभाजन करते हैं, जिससे भिन्न संस्कृतियां विकसित हुईं। निष्कर्ष। भारत का भूगोल सभ्यताओं के विकास, साम्राज्यों की शक्ति, व्यापार, संस्कृति और राजनीति को निर्धारित करता आया है। यहाँ के विविध भौगोलिक क्षेत्रों ने भारत के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक इतिहास को प्रभावित किया है। हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्रीय विस्तार की चर्चा कीजिए। हड़प्पा सभ्यता की भौतिक विशेषताओं पर चर्चा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के संदर्भ में कीजिए। हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रीय विस्तार एवं भौतिक विशेषताएं। हड़प्पा सभ्यता लगभग 2600 से 1900 ईसा पूर्व विश्व की सबसे प्राचीन शहरी सभ्यताओं में से एक थी। इसका विस्तार आधुनिक भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के विभिन्न क्षेत्रों में था। हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रीय विस्तार। हड़प्पा सभ्यता लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई थी। इसके प्रमुख स्थल निम्नलिखित हैं। पंजाब और सिंध, पाकिस्तान। हड़प्पा, पंजाब, पहला खोजा गया स्थल, मुख्य शहरी केंद्र। मोहनजोदड़ो, सिंध, सबसे बड़ा शहर, उन्नत जल निकासी प्रणाली के लिए प्रसिद्ध। गुजरात, भारत। धोलावीरा, उन्नत जल संचयन प्रणाली वाला नगर। लोथल, प्रमुख व्यापारिक केंद्र, यहाँ एक विशाल गोदी, डॉकयार्ड, स्थित थी। हरियाणा और राजस्थान, भारत। राखीगढ़ी, हरियाणा, अब तक का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल। कालीबंगा, राजस्थान, कृषि और अग्निवेदियों के प्रमाण। उत्तर प्रदेश और अन्य क्षेत्र। आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल। शोरतुगी, अफगानिस्तान, हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल, मध्य एशिया से व्यापारिक संबंध दर्शाता है। यह विस्तारित क्षेत्र व्यापार, प्रशासन और सांस्कृतिक संपर्क को दर्शाता है। हड़प्पा सभ्यता की भौतिक विशेषताएं।
हड़प्पा सभ्यता शहरी नियोजन, वास्तुकला, शिल्प उत्पादन और व्यापार नेटवर्क के लिए प्रसिद्ध थी। एक नगर योजना और वास्तुकला, समकोणीय, ग्रिड पैटर्न, नगर योजना और चौड़ी सड़कें, पकी हुई ईंटों के मकान, जो उन्नत निर्माण तकनीक को दर्शाते हैं। उन्नत जल निकासी प्रणाली, जिसमें हकी हुई नालियां और सोखता गड्ढे, सोक पिट्स, शामिल थे। 2 शिल्प और हस्तकला, मृदभांड, पॉटरी, लाल रंग की मिट्टी पर काली चित्रकारी, मनके और आभूषण कार्नेलियन, लाजवर्द जैसे अर्धकीमती पत्थरों से बने। टेराकोटा मूर्तियां, मानव और पशु आकृतियां, जो धार्मिक व कलात्मक अभिव्यक्ति को दर्शाती है। 3 अर्थव्यवस्था और व्यापार, कृषि, गेहूं, जौ और कपास की खेती, सिंचाई के प्रमाण। व्यापार, मेसोपोटामिया, सुमेरियन, मध्य एशिया और फारस से व्यापार के प्रमाण। मुद्राएं और लिपि, हड़प्पा लिपि, अब तक अपचित और पशु आकृतियों वाली मुद्राएं प्रशासन और व्यापार के लिए प्रयोग होती थीं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, तुलनात्मक अध्ययन। विशेषता, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। स्थिति, पंजाब, पाकिस्तान, सिंध, पाकिस्तान। वास्तुकला, अन्नागार, बड़ा दुर्ग, विशाल स्नानागार, बहुमंजिला इमारतें। जल निकासी प्रणाली, भूमिगत नालियां, उन्नत जल निकासी और सोखता गड्ढे। कलाकृतियाँ, टेराकोटा मूर्तियाँ, मुद्राएं, याजकराजा की प्रतिमा, नृत्य करती लड़की की मूर्ति। महत्व, प्रथम खोजा गया हड़प्पा स्थल, सबसे बड़ा और उन्नत नगर। निष्कर्ष, हड़प्पा सभ्यता का विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र इसे भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की पहली शहरी सभ्यता बनाता है। इसकी भौतिक विशेषताएं जैसे नगर नियोजन, हस्तकला, व्यापार और स्थापत्य इसे एक समृद्ध और संगठित समाज के रूप में प्रस्तुत करती है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इस सभ्यता की सांस्कृतिक और तकनीकी उन्नति के बेहतरीन उदाहरण हैं। आरंभिक वैदिक अर्थव्यवस्था और समाज की प्रमुख विशेषताएं क्या है? आरंभिक वैदिक अर्थव्यवस्था और समाज की प्रमुख विशेषताएं। आरंभिक वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व उस समय को दर्शाता है जब आर्यों ने भारत के सप्त सिंधु क्षेत्र, सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज और सरस्वती में बसना शुरू किया। इस समय की जानकारी का मुख्य स्रोत ऋग्वेद है। आरंभिक वैदिक अर्थव्यवस्था। इस काल की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से पशुपालन और कृषि पर आधारित थी। एक पशुपालन और कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था। आर्य लोग अर्धघुमंतु पशुपालक थे और उनकी समृद्धि का मापदंड गोधन था। कृषि सीमित थी, लेकिन वे जौ, यव, गेहूं और दालों की खेती करते थे। 2 गाय आधारित अर्थव्यवस्था। गायों को समृद्धि और सम्मान का प्रतीक माना जाता था। गविष्टि, गायों की लूट एक आम प्रथा थी और युद्धों को भी गविष्टि, गायों के लिए संघर्ष कहा जाता था। 3 व्यापार और विनिमय प्रणाली। व्यापार वस्तु विनिमय, बार्टर सिस्टम के माध्यम से किया जाता था। सिक्कों का प्रचलन नहीं था और वस्तुएं अनाज, पशु और हस्तनिर्मित वस्तुओं के माध्यम से विनिमय की जाती थीं। 4 नगरीकरण का अभाव। नगरों का विकास नहीं हुआ था और समाज ग्रामीण और जनजातीय था। 5 महिलाओं की आर्थिक भागीदारी। महिलाएं कृषि और पशुपालन में योगदान देती थीं। वे ऊन और कपास की कताई और बुनाई भी करती थीं। आरंभिक वैदिक समाज। इस काल में समाज जनजातीय और समानतावादी था, जिसमें सामाजिक भेदभाव कम था। एक जनजातीय संगठन। समाज जन, ट्राइब्स में विभाजित था, जिसका मुखिया राजन कहलाता था। जनों का संचालन 2 प्रमुख सभाओं, सभा और समिति के माध्यम से होता था। 2 वर्ण व्यवस्था, वर्ण सिस्टम। यह काल में वर्ण व्यवस्था लचीली थी और इसमें 4 वर्ग थे। ब्राह्मण यज्ञ और धार्मिक कार्य करते थे। क्षत्रिय राजा और योद्धा वर्ग। वैश्य व्यापारी और कृषक। शूद्र सेवा करने वाला वर्ग। लेकिन इस काल में उत्पीड़न नहीं था। 3 महिलाओं की स्थिति। महिलाओं की सामाजिक स्थिति उच्च थी और वे सभा और समिति में भाग लेती थीं। विदुषियों में गार्गी और लोपामुद्रा प्रसिद्ध थीं।
स्वयंवर प्रथा प्रचलित थी, जहां महिलाएं स्वयं पति चुन सकती थीं। 4. धार्मिक जीवन। आर्य प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करते थे। इंद्र, युद्ध और वर्षा के देवता। अग्नि, यज्ञ के देवता। वरुण, न्याय के देवता। यज्ञों का महत्व था, लेकिन मंदिर और मूर्ति पूजा नहीं होती थी। 5. सरल जीवन शैली। लोग ऊन और कपास के वस्त्र पहनते थे और सोने चांदी के आभूषण धारण करते थे। भोजन में जौ, गेहूं, दूध, घी, मांस और सोमरस का सेवन किया जाता था। निष्कर्ष। आरंभिक वैदिक समाज साधारण, जनजातीय और पशुपालक था, जहां गाय धन का मुख्य स्रोत थीं। समाज अधिक स्वतंत्र और लचीला था, और महिलाओं को अधिक अधिकार प्राप्त थे। जैसे जैसे आर्य पूर्व की ओर बढ़े, उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व में कृषि और सामाजिक विभाजन अधिक जटिल हो गए। भारत की नवपाषाण संस्कृति। नवपाषाण काल 7000 से 2000 ईसा पूर्व में मानव ने शिकार और संग्रहण से कृषि और स्थायी निवास की ओर कदम बढ़ाया। प्रमुख नवपाषाण स्थल: मेहरगढ़, पाकिस्तान, गेहूं और जौ की खेती के प्रमाण। बुरजहोम, कश्मीर, गढ़ा आवास और कुत्तों की समाधि। चिरांद, बिहार, चावल की खेती और मिट्टी के बर्तन। कोलडीहवा और महगरा, उत्तर प्रदेश, प्राचीन धान की खेती। ब्रह्मगिरी और मस्की, कर्नाटक, राख के टीले और प्रारंभिक कृषि प्रमाण। इस काल में चिकने पत्थरों के औजार, मिट्टी के बर्तन और वस्त्र बुनाई की शुरुआत हुई। महापाषाण संस्कृति। महापाषाण संस्कृति 1200 ईसा पूर्व 300 ईस्वी का प्रमुख लक्षण बड़े पत्थरों से बनी समाधियां, मेगालिथ्स, थीं। मुख्य स्थल: दक्षिण भारत, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में डोलमेन और वृत्ताकार पत्थर। विदर्भ, महाराष्ट्र, समाधियों में हथियार और मिट्टी के बर्तन। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पत्थर संरचनाएं और लोहे के औजार। इस संस्कृति के लोग लोहे के औजारों, घोड़ों और कृषि का उपयोग करते थे, जिससे युद्धक समाज का विकास हुआ। लौह तकनीक और उसका प्रभाव। भारत में लौह तकनीक लगभग 1000 ईसा पूर्व में विकसित हुई, जिसने कृषि, युद्ध और शहरीकरण में क्रांतिकारी बदलाव लाए। प्रभाव: कृषि क्रांति, लौह हल और हंसिया ने खेती को अधिक उत्पादक बनाया। सैन्य शक्ति, लौह तलवार, भाले और कवच ने राज्यों को अधिक शक्तिशाली बनाया। नगरों का विकास, जंगलों की सफाई से नए गांव और व्यापारिक केंद्र बसे। राजनीतिक परिवर्तन, महाजनपदों 600 ईसा पूर्व और मौर्य साम्राज्य 321 ईसा पूर्व का उदय हुआ। लौह तकनीक ने भारतीय समाज में कृषि, युद्ध और व्यापार को उन्नत कर एक नई सभ्यता की नींव रखी। महावीर। वर्धमान महावीर 599-527 ईसा पूर्व जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। उनका जन्म कुंडग्राम, बिहार में हुआ था। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने सांसारिक जीवन त्याग दिया और 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद कैवल्य ज्ञान, मोक्ष प्राप्त किया। उनकी शिक्षाएं 5 महाव्रत, ग्रेट वोज पर आधारित थीं। अहिंसा, सभी प्राणियों के प्रति दया, सत्य, सत्य बोलना और सत्य का पालन करना, अस्तेय, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य, संयमित जीवन, अपरिग्रह, भौतिक सुखों का त्याग। महावीर ने कर्म और पुनर्जन्म की अवधारणा पर बल दिया। उन्होंने अहिंसा और साधना का प्रचार किया। उन्होंने पावापुरी, बिहार में निर्वाण प्राप्त किया। उनका संदेश आगे चलकर बौद्ध धर्म और अन्य भारतीय परंपराओं को प्रभावित करता रहा। 6ठी शताब्दी BC में बौद्ध धर्म के उद्भव के कारणों पर चर्चा कीजिए। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म के उद्भव के कारण। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक बदलावों का समय था। इस काल में गौतम बुद्ध द्वारा स्थापित बौद्ध धर्म का उदय हुआ। इसके विस्तार के पीछे कई राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक कारण थे। 1. सामाजिक कारण। कठोर वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मणवादी समाज में शूद्रों और निम्न जातियों के साथ भेदभाव किया जाता था। बौद्ध धर्म ने सामाजिक समानता का संदेश दिया।
जाति आधारित उत्पीड़न। बौद्ध धर्म में सभी जातियों के लोगों को संघ में शामिल होने की अनुमति थी। शहरीकरण का उदय। राजगृह, वैशाली, कपिलवस्तु जैसे नगरों के विकास से व्यापारियों और शिल्पकारों का नया वर्ग उभरा, जो ब्राह्मणवादी अनुष्ठानों से अलग सरल धर्म चाहता था। 2 आर्थिक कारण। व्यापार और वाणिज्य का विकास। बौद्ध धर्म की अहिंसा और नैतिकता की नीति व्यापारियों के लिए उपयुक्त थी। महंगे वैदिक यज्ञों का विरोध। ब्राह्मणों द्वारा संपन्न कराए जाने वाले यज्ञ बहुत महंगे थे। बौद्ध धर्म के सरल सिद्धांतों ने इसे लोकप्रिय बनाया। व्यापारियों का समर्थन। अमीर व्यापारियों ने बौद्ध मठों, विहारास को दान दिया, जिससे बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। 3 राजनीतिक कारण। महाजनपदों का उदय। 16 महाजनपदों के कारण राजनीतिक अस्थिरता बढ़ी। शासक ऐसे धर्मों को समर्थन दे रहे थे जो शांति और नैतिकता को बढ़ावा दें। राजाओं का संरक्षण। मगध के बिंबिसार जैसे शासकों ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। ब्राह्मणों के वर्चस्व का विरोध। कई क्षत्रिय राजाओं ने ब्राह्मणों के बढ़ते प्रभाव का विरोध किया और बौद्ध धर्म को समर्थन दिया, क्योंकि यह एक क्षत्रिय, बुद्ध द्वारा स्थापित धर्म था। 4 धार्मिक कारण। वैदिक धर्म की जटिलता। ब्राह्मणवादी धर्म अत्यधिक कर्मकांड और यज्ञों पर निर्भर था, जो आम लोगों के लिए कठिन था। बौद्ध धर्म की सरलता। बौद्ध धर्म ने नैतिकता, अहिंसा और ध्यान पर जोर दिया, जो अधिक आकर्षक था। पाली भाषा का उपयोग। बुद्ध ने संस्कृत के बजाय पाली, आम भाषा, में उपदेश दिए, जिससे यह धर्म सभी वर्गों के लिए सुलभ बना। 5 नैतिक और दार्शनिक आकर्षण। अष्टांगिक मार्ग और 4 आर्य सत्य। बौद्ध धर्म ने दुख और उसके निवारण के लिए सरल मार्ग सुझाए। ईश्वर और आत्मा की अस्वीकृति। यह धर्म स्वप्रयास और आत्मज्ञान पर केंद्रित था, न कि किसी ईश्वर की पूजा पर। संघ, मठवासी जीवन। बौद्ध भिक्षु संघ ने बुद्ध के विचारों को व्यवस्थित रूप से प्रचारित किया। निष्कर्ष। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म के उद्भव के पीछे सामाजिक असंतोष, आर्थिक बदलाव, राजनीतिक परिवर्तन और धार्मिक असंतोष मुख्य कारण थे। इसकी सरल शिक्षाएं, नैतिकता और सार्वभौमिकता ने इसे सभी वर्गों में लोकप्रिय बनाया। राजाओं और व्यापारियों के संरक्षण ने इसके विस्तार में मदद की, जिससे यह भारत के सबसे प्रभावशाली धर्मों में से एक बन गया। मौर्य प्रशासन की मुख्य विशेषताओं की चर्चा कीजिए। मौर्य प्रशासन की मुख्य विशेषताएं। मौर्य साम्राज्य 321-185 ईसा पूर्व भारत का पहला केंद्रीकृत और संगठित प्रशासनिक तंत्र था। इसकी प्रशासनिक प्रणाली कौटिल्य के अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज की इंडिका और अशोक के शिलालेखों से ज्ञात होती है। 1 केंद्रीकृत शासन प्रणाली। राजा, सम्राट, सर्वोच्च शासक था, जो न्याय, प्रशासन और सैन्य संचालन का प्रमुख था। राजा की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद, होती थी, जिसमें प्रमुख अधिकारी शामिल थे। पुरोहित, मुख्य पुजारी, धार्मिक मामलों का प्रमुख। सेनापति, सैन्य प्रमुख, सेना का संचालन करता था। अमात्य, मंत्री, प्रशासन और वित्त की देखरेख करता था। 2 प्रांतीय प्रशासन। मौर्य साम्राज्य को महाजनपदों या प्रांतों में विभाजित किया गया था। प्रमुख प्रांत थे मगध, पाटलिपुत्र, गांधार, तक्षशिला, अवंती, उज्जैन और कलिंग, तोसली। प्रत्येक प्रांत का प्रशासन कुमार, राजकुमार या आर्यपुत्र द्वारा किया जाता था। 3 जिला और स्थानीय प्रशासन। प्रांतों को जिलों, विषय, उपजिलों, आहार और गांवों, ग्राम में विभाजित किया गया। राजुक, जिलाधिकारी, न्याय और भूमि प्रबंधन करता था। ग्रामिक, ग्राम प्रधान, कर संग्रह और कानून व्यवस्था का ध्यान रखता था। 4 कर प्रणाली। समाहर्ता, राजस्व अधिकारी, कर संग्रह की देखरेख करता था। प्रमुख कर थे बलि, भूमि कर, भाग, कृषि कर, शुल्क, व्यापार कर। करों से सड़क निर्माण, अस्पताल और सिंचाई परियोजनाएं चलाई जाती थीं। 5 सैन्य प्रशासन। मौर्य सेना विशाल और संगठित थी, जिसमें पैदल सेना, घुड़सवार, रथ और युद्ध हाथी शामिल थे। सेनापति, सेनाध्यक्ष, सैन्य गतिविधियों का प्रबंधन करता था। मेगास्थनीज के अनुसार 6 लाख पैदल सैनिक,
30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी सेना में थे। 6 न्यायिक प्रणाली। राजा सर्वोच्च न्यायाधीश था, जिसके अधीन राजुक और प्रादेशिक स्थानीय अधिकारी न्याय व्यवस्था संभालते थे। अशोक ने धम्म नीति के तहत सहिष्णुता और न्याय पर बल दिया। 7 लोक कल्याण और धम्म नीति। अशोक ने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की, जो नैतिक शासन, धार्मिक सहिष्णुता और समाज कल्याण को बढ़ावा देते थे। सार्वजनिक निर्माण कार्यों में सड़कें, धर्मशालाएं, अस्पताल और सिंचाई योजनाएं शामिल थीं। ग्रैंड ट्रंक रोड को विस्तारित किया गया ताकि व्यापार और संचार सुगम हो सके। निष्कर्ष: मौर्य प्रशासन व्यवस्थित, केंद्रीकृत और प्रभावशाली था। अशोक के धम्म नीति ने शासन में नैतिकता और जनकल्याण को प्राथमिकता दी। मौर्य प्रशासनिक प्रणाली ने बाद के शासकों जैसे गुप्त और मुगल साम्राज्य को भी प्रभावित किया। प्रारंभिक तमिलहम में राजनीतिक समाज के क्रमिक विकास पर निबंध लिखिए। प्रारंभिक तमिलहम में राजनीतिक समाज का क्रमिक विकास। प्रारंभिक तमिलहम, प्राचीन तमिल क्षेत्र, आधुनिक तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश कर्नाटक के कुछ भागों में फैला हुआ था। यहाँ की राजनीतिक संरचना का विकास धीरे धीरे जनजातीय शासन से संगठित राजतंत्र तक हुआ। संगम साहित्य 300 ईसा पूर्व 300 ईस्वी अभिलेखों और पुरातात्विक साक्ष्यों से इसका अध्ययन किया जाता है। एक जनजातीय और कुलाधारित समाज, पूर्व संगम काल। प्रारंभिक समाज जनजातीय, ट्राइबल था, जिसमें छोटे छोटे कुट्रम, गुट या कबीले होते थे। समाज को 5 भौगोलिक क्षेत्रों 3 में विभाजित किया गया था। कुरिंजी, पहाड़ी क्षेत्र, शिकारी। मुल्ला, वन क्षेत्र, पशुपालक। मरुतम, मैदानी क्षेत्र, कृषक। नेतल, तटीय क्षेत्र, मछुआरे और व्यापारी। पाला, रेगिस्तानी क्षेत्र, खानाबदोश। धीरे धीरे वेंदर्स, राजाओं का उदय हुआ, जो बड़े क्षेत्रों पर शासन करने लगे। 2 संगम युग और साम्राज्यों का उदय 300 ईसा पूर्व 300 ईस्वी। संगम साहित्य में 3 प्रमुख राजवंशों का वर्णन मिलता है। चेरा, पश्चिमी तट, रोमन और दक्षिण पूर्व एशिया से व्यापार। चोल, केंद्रीय तमिलनाडु, संगठित प्रशासन और नौसैनिक शक्ति। पांड्य, दक्षिणी तमिलनाडु, साहित्य और मंदिर निर्माण के लिए प्रसिद्ध। शासकों को पेरुमक्कल, महान व्यक्ति, कहा जाता था। प्रशासनिक इकाइयाँ थीं: मंडलम, प्रांत, नाडु, जिला और गांव। कुडवोलाई प्रणाली, गांवों में चुनाव प्रणाली के प्रमाण मिलते हैं। 3 राजनीतिक शक्ति का विस्तार। उत्तर संगम काल, मौर्य और सातवाहनों के प्रभाव से नई सैन्य और प्रशासनिक व्यवस्थाएं विकसित हुईं। रोम और दक्षिण पूर्व एशिया से व्यापार बढ़ने से शासकों की समृद्धि बढ़ी। मंदिरों और ब्राह्मणों के प्रभाव से राजाओं को दैवीय स्वरूप दिया जाने लगा। चोल, चेर और पांड्य वंशों ने मजबूत प्रशासनिक प्रणाली स्थापित की, जिससे मध्यकालीन तमिल राजवंशों की नींव पड़ी। निष्कर्ष: प्रारंभिक तमिलहम में जनजातीय शासन से संगठित राजतंत्र तक क्रमिक विकास हुआ। व्यापार, युद्ध और सांस्कृतिक आदान प्रदान ने इस क्षेत्र को मजबूत राजनीतिक सत्ता केंद्र बना दिया। यही आधार मध्यकालीन तमिल राजवंशों के उत्कर्ष का कारण बना। इंडो-ग्रीक। इंडो-ग्रीक लगभग 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व 1वीं शताब्दी ईस्वी। वे यूनानी शासक थे जिन्होंने उत्तर पश्चिमी भारत और अफगानिस्तान के कुछ भागों पर शासन किया। इनका उदय अलेक्जेंडर के आक्रमण के बाद हुआ। सबसे प्रसिद्ध इंडोग्रीक राजा मेनांडर I या मिलिंद थे, जिन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हा में वर्णित है। इंडो-ग्रीकों ने भारतीय समाज में यूनानी संस्कृति, ग्रीक भाषा और उन्नत सिक्का प्रणाली को प्रचलित किया। उनके सिक्कों पर यूनानी और भारतीय देवताओं की छवियां मिलती है, जो संस्कृति के मिश्रण को दर्शाती है। इंडो-ग्रीकों का पतन शकों और कुषाणों के आक्रमण से हुआ, लेकिन उनकी मुद्रा प्रणाली, कला और सैन्य तकनीकों का प्रभाव भारतीय इतिहास में बना रहा। मेगास्थनीज की इंडिका। मेगास्थनीज, जो एक यूनानी राजदूत थे, सेल्यूकस प्रथम द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भेजे गए थे। उन्होंने इंडिका नामक ग्रंथ लिखा,
जो उस समय के भारत का वर्णन करने वाला पहला यूनानी ग्रंथ था। यद्यपि इंडिका मूल रूप से खो गया है, लेकिन अन्य लेखकों ने इससे उद्धरण दिए हैं। इसमें भारत की भूगोल, सामाजिक संरचना, अर्थव्यवस्था और प्रशासन की जानकारी मिलती है। उन्होंने पाटलिपुत्र के नगर नियोजन, वर्ण व्यवस्था, 4 सामाजिक वर्गों और एक संगठित नौकरशाही का उल्लेख किया। हालांकि मेगास्थनीज के कुछ विवरण अतिरंजित माने जाते हैं, जैसे कि उन्होंने लिखा कि भारतीय कभी झूठ नहीं बोलते। फिर भी इंडिका मौर्यकालीन भारत के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जो भारत पर यूनानी दृष्टिकोण को दर्शाता है। 3 अवधारणा। प्राचीन तमिलकम में तिन नामक अवधारणा का उपयोग भौगोलिक क्षेत्रों के वर्गीकरण के लिए किया जाता था। यह 5 पारिस्थितिकीय क्षेत्रों में विभाजित था, जिनका सामाजिक और आर्थिक जीवन से गहरा संबंध था। कुरिंजी, पहाड़ी क्षेत्र, शिकारी और पर्वतीय जनजातियां। मुल्ला, वन क्षेत्र, पशुपालक और ग्वाले। मरुतम, मैदानी क्षेत्र, कृषि और किसानों का क्षेत्र। नेतल, तटीय क्षेत्र, मछुआरे और समुद्री व्यापारी। पाला, रेगिस्तानी क्षेत्र, खानाबदोश और योद्धा। प्रत्येक तिने का अपना स्वतंत्र देवता, अर्थव्यवस्था और साहित्यिक अभिव्यक्ति थी। संगम साहित्य में इन वर्गों के अनुसार समाज के विभिन्न पहलुओं का वर्णन किया गया है। यह वर्गीकरण प्राचीन तमिल समाज की प्राकृतिक परिवेश के साथ गहरी संबद्धता को दर्शाता है। रोमन सिक्के। रोमन सिक्कों का प्रचलन भारत और रोम साम्राज्य 1वीं शताब्दी ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी ईस्वी के बीच व्यापार के दौरान हुआ। विशेष रूप से तमिलकम और पश्चिमी भारत में इनका उपयोग अधिक किया जाता था। मुख्य रूप से स्वर्ण और रजत, गोल्ड सिल्वर के डिनारी, औरे और ड्रैक्मास सिक्के अरिकमेडु, पुदुकोट्टी और करूर जैसे स्थलों से प्राप्त हुए हैं। यह सिक्के भारत-रोम व्यापार को दर्शाते हैं, जिसमें भारत मसाले, वस्त्र, मोती और हाथी दांत का निर्यात करता था और बदले में रोमन सोना और चांदी प्राप्त करता था। 3वीं शताब्दी ईस्वी के बाद जब रोमन साम्राज्य का पतन होने लगा, तब भारत में रोमन सिक्कों का प्रचलन कम होने लगा, जिससे यह स्पष्ट होता है कि ये सिक्के भारत की प्राचीन अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे।